नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। आज इस बुलेटिन में बात होगी बिहार में सुशासन की खुली पोल की, राजस्थान के सियासी नाटक की, जानेंगे क्या अन्नदाता को छल रही है योगी सरकार, और लद्दाख में कब शांति होगी बहाल, और आखिर में बात ट्विटर हैकिंग से मची हलचल की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले नजर सुर्खियों पर। इंडिया आइडियाज समिट को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डिजिटल माध्यम से हो रहे इस कार्यक्रम पर दुनिया भर के लोगों की होगी नजर। 21-22 जुलाई को आयोजित होगा कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, 31 दिसंबर और अगले साल 30 जून को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को अब नहीं मिलेगा इंक्रीमेंट। स्वास्थ्य हालात को देखते हुए खर्च बचाने के लिए लिया गया फैसला। रामलला के मंदिर के शिलान्यास की तैयारी तेज, 4 दिन तक अयोध्या में रहेंगे पीएम मोदी के सुरक्षा प्रमुख रहे आईपीएस के शर्मा। 18 जुलाई को होनी है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक। अब खरीदारी पर अमेजॉन रखेगी नजर। शॉपिंग को आसान बनाने के लिए स्मार्ट कार्ड लॉन्च करने की तैयारी, पेमेंट के लिए नहीं लगानी होगी लाइन। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 420 अंक ऊपर 36,472 पर हुआ बंद। निफ्टी 122 अंकों की बढ़त के साथ 10,740 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। सत्ता पक्ष बड़े बड़े दावे कर अपनी जीत का ख्वाब देख रहा है, तो वहीं विपक्ष सत्ता पक्ष के हर दावे पर सवाल खड़े कर रहा है, जिससे पहले ही नीतीश सरकार की मुसीबत बढ़ी हुई थी। इसी बीच अब गोपालगंज में पुल का हिस्सा ढहने से सरकार की पोल खुलती नजर आ रही है, जिस पर अब सियासत भी गर्मा गई है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है राजीव जी, लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। देश में स्वास्थ्य मुसीबत के बढ़ते मामलों के बीच बिहार की सियासत गर्माती दिख रही है। सूबे में पहले ही विपक्ष सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहा था, तो वहीं अब सुशासन का दावा करने वाली नीतीश सरकार के दावों की पोल गोपालगंज में पुल का एक हिस्सा ढहने से खुल गई। दरअसल 1 महीने पहले ही 16 जून को सीएम नीतीश कुमार ने पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 70 घाट महासेतु का उद्घाटन किया था, लेकिन अब 1 महीने में ही 264 करोड़ की लागत से बना ये पुल ढह गया। लोगों का कहना है कि 1 महीने पूर्व इस पुल का उद्घाटन हुआ था। पानी के ज्यादा दबाव के कारण पुल टूट गया, जिससे लोगों का लालछापर, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया जाने का रास्ता बंद हो गया है। वहीं विपक्ष ने भी इस घटना पर नीतीश सरकार को आड़े हाथों लिया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, 263 करोड़ से 8 साल में बना, लेकिन मात्र 29 दिन में ढह गया पुल। संगठित गड़बड़ी के भीष्म पितामह नीतीश जी इस पर एक शब्द भी नहीं बोलेंगे और न ही साइकिल से रेंज रोवर की सवारी कराने वाले सहपाठी पथ निर्माण मंत्री को बर्खास्त करेंगे। आपको बता दें, सेतु का निर्माण बिहार पुल निर्माण विभाग के जरिए कराया गया था। साल 2012 में इस पुल का निर्माण शुरू किया गया था, लेकिन 1 महीने के भीतर पुल ढहने से सरकार अब आलोचना झेल रही है। वहीं विधानसभा चुनाव भी करीब हैं, ऐसे में साफ है कि ये मामला भी जल्द शांत होने वाला नहीं है। अब रुख करते हैं राजीव जी का। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मीनाक्षी। राजीव जी, अब तक जो नीतीश कुमार पिछली सरकारों को कोस रहे थे, आरजेडी के शासन को भ्रष्टाचार का शासन कह रहे थे, लेकिन आज जो गोपालगंज में पुल ढहने की घटना सामने आई, वो नीतीश कुमार के उस सुशासन पर सवाल खड़े करती है, जिसका ढोल पीटते मुख्यमंत्री कभी नहीं थकते। ऐसे में राजीव जी, 8 साल में 263 करोड़ की लागत से बने पुल के ढह जाने को आप किस तरह से देखते हैं? जी मीनाक्षी, पुरानी कहावत है कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, और आज के हालात देखकर इस कहावत में भ्रष्टाचार को भी जोड़ लेना सही होगा, क्योंकि आज न कल भ्रष्टाचार अपनी पोल खुद ही खोल देता है। इसकी ताज़ा मिसाल जो है वो बिहार में देखने मिली, जहां 70 घाट महासेतु अपने उद्घाटन का पहला महीना भी पूरा नहीं कर पाया। महासेतु महाभ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। नीतीश कुमार ने बिहार में सुशासन बाबू के रूप में अपनी पहचान बनाने की कोशिश की। अपने प्रचार तंत्र के जरिए कागजी तौर पर ऐसा करने में वो सफल भी रहे। मीडिया सुशासन को नीतीश राज के पर्याय के रूप में पेश करता रहा, लेकिन उनके तथाकथित सुशासन की अनेक घटनाएं बीते वर्षों में देखने को मिली हैं। कभी मिड डे मील बच्चों के लिए जानलेवा बना, कभी शेल्टर होम लड़कियों के लिए जीते जी नर्क बन गए। अभी मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत यानी कोरोना में भी उनके इस सुशासन की मिसाल खूब देखने को मिली, जहां टेस्टिंग से लेकर इलाज तक सब सवालों के दायरे में रहे। और अब मात्र 29 दिनों में करोड़ों के पुल का ढह जाना बताता है कि बिहार में भ्रष्टाचार की बहार है।
पिछले 8 सालों में 263 करोड़ से अधिक की राशि में ये पुल बनकर तैयार हुआ, जिसका उद्घाटन 16 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। इस महासेतु से गोपालगंज को चंपारण से और इसके साथ तिरहुत के कई जिलों को जोड़कर जनता के लिए आवाजाही की सुविधा आसान बनाने का सपना दिखाया गया था, जो बारिश के पहले मौसम में ही ध्वस्त हो गया। बिहार में कोरोना की वजह से सार्वजनिक यातायात न के बराबर है, यानी इस पुल पर ट्रकों, बसों और गाड़ियों का बोझ पड़ा ही नहीं। फिर भी ये बारिश के दबाव में सहन नहीं कर पाया, तो समझा जा सकता है कि इसे बनाने में किस तरह की सामग्री का इस्तेमाल हुआ होगा और 263 करोड़ की भारी भरकम राशि की किस तरह बंदरबाट हुई होगी। निचले स्तर से लेकर के उच्च पदों पर बैठे तमाम लोगों की जेबें अच्छे से गर्म हुई होंगी, जिसका पता कभी किसी जांच में नहीं चलेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच अब असंभव शब्द बन गया है। घोटालों की जांच राजनीति यानी सियासत, सियासी सुविधा के हिसाब से होती है। इसीलिए इस घटना में भी छोटे मोटे प्यादों को किनारे करके बड़े खिलाड़ियों को बचा ही लिया जाएगा। लेकिन मीनाक्षी, बात निकली है तो दूर तक जाएगी ही और जनता इसे समझती है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच शुरू हुई आर पार की लड़ाई आज कोर्ट पहुंच गई। कांग्रेस की ओर से पायलट और उनके समर्थक 18 विधायकों को अयोग्य घोषित कराने की कार्रवाई तो चल ही रही है, साथ ही पायलट को पार्टी में लाने के लिए दरवाजे भी खुल रहे हैं। दिल्ली में जहां पायलट से बातचीत की रणनीति बन रही है, तो वहीं जयपुर में पायलट को कमजोर करने की कोशिशें हो रही हैं। तो आज दिन भर राजस्थान की सियासत में क्या कुछ रहा खास, इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान में मची सियासी हलचल के बीच सभी की नजरें सचिन पायलट पर टिकी हैं। पायलट ने बीजेपी में जाने से तो साफ इनकार कर पार्टी को संकेत दिए हैं कि वो अभी ज्यादा दूर तक नहीं गए हैं, लौट भी सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के तेवर अभी भी तल्ख हैं। गहलोत राज्य में अपनी स्थिति और मजबूत करने के लिए सचिन पायलट को पार्टी और विधानसभा दोनों ही जगह से हटाने की कोशिश में है। इसी बीच कांग्रेस ने राजस्थान विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी के जरिए सचिन पायलट समेत जिन विधायकों को नोटिस जारी कराया था, वो विधायक अब हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं, जिस पर आज सुनवाई शुरू हुई। विधानसभा अध्यक्ष ने भी कल यानी 17 जुलाई तक सभी विधायकों को अपना जवाब देने का समय दिया था। ऐसे में जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता, तब तक विधानसभा अध्यक्ष भी शायद कोई फैसला न दे। पायलट के खिलाफ कांग्रेस की कार्रवाई तो चल ही रही है, लेकिन साथ ही उन्हें मनाने की कोशिशें भी जारी हैं। कहा जा रहा है राहुल गांधी के हस्तक्षेप के बाद कांग्रेस में पायलट को एक और मौका देने की बात चल रही है। राहुल चाहते हैं सचिन पायलट पार्टी में बने रहें और इसीलिए उन्होंने पायलट को मनाने का जिम्मा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल को सौंपा है। प्रियंका गांधी भी राजस्थान में मची उथल पुथल को लेकर काफी सक्रिय नजर आ रही हैं। प्रियंका सचिन पायलट की नाराजगी दूर करने की कोशिश में जुटी हैं, जिसके चलते प्रियंका गांधी ने अहमद पटेल के साथ ही केसी वेणुगोपाल को सचिन पायलट से बात करने और उनकी नाराजगी दूर करने को कहा है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं की ओर से पायलट का घेराव जारी है और आज पायलट को घेरने का जिम्मा संभाला कपिल सिब्बल ने। कपिल ने कहा, अगर सचिन पायलट बीजेपी में जाना नहीं चाहते तो मुझे लगता है हरियाणा के मानेसर के एक होटल में बीजेपी की निगरानी में रखे गए उनके विधायक महज छुट्टियां मना रहे हैं। सिब्बल ने पूछा कि पायलट का घर वापसी का क्या इरादा है। इन सबके बीच बीजेपी शांति से पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। एक तरफ राजस्थान में सत्ता पक्ष आपसी मतभेद से उबरने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में विपक्ष अपने शब्द बाणों से सत्ता पक्ष की नींद उड़ा रहा है। दरअसल योगी आदित्यनाथ सरकार हमेशा खुद को गरीबों और अन्नदाताओं का हितैषी बताती है, लेकिन हाल ही में अन्नदाताओं को मौसम से लेकर टिड्डी दल जैसी कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, जिसे लेकर अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार को आड़े हाथों लिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सूबे की बीजेपी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, चाहे मामला स्वास्थ्य मुसीबत का हो या फिर श्रमिकों की परेशानी का। अखिलेश हमेशा सत्ता पक्ष को जमकर खरी खोटी सुनाते हैं। इसी कड़ी में अब एक बार फिर सपा प्रमुख के तीखे तीर योगी आदित्यनाथ सरकार पर चले हैं। इस बार अखिलेश यादव ने अन्नदाताओं को हो रही परेशानी के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। अखिलेश ने कहा, बीजेपी को अन्नदाताओं की मुसीबत से कोई मतलब नहीं है। सरकार कोरोना के बहाने बड़े उद्यमियों को दिक्कतें दूर करने में ही व्यस्त है। अखिलेश यादव ने जारी बयान में कहा, पिछले दिनों अन्नदाता मौसमी परेशानी से गुजर रहे थे और अभी उसके नुकसान से संभल भी नहीं पाए कि टिड्डी दल के प्रकोप ने उनकी परेशानियों में भारी बढ़ोतरी कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री और उनके टीम 11 के जो अफसर हैं, उनका खेती अन्नदाताओं गाँव घर से कोई निकट संबंध नहीं है, इसलिए अन्नदाताओं की तकलीफों पर उनका ध्यान नहीं जाता। वो अन्नदाताओं के प्रति संवेदन शून्य है। बीजेपी कॉर्पोरेट घरानों से जुड़ी है, इसीलिए उसकी सारी योजनाएं बड़े उद्यमियों के लिए
बनती हैं। इसके अलावा अखिलेश ने कहा, केंद्र सरकार के घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अन्नदाताओं की फसलों की कहीं खरीद नहीं हुई। बहुत जगहों पर तो क्रय केंद्र ही नहीं खुले, जहां खुले थे वहां किसी न किसी बहाने से ऐसे परेशान किया गया कि वो बिचौलियों और आड़तियों को ही उत्पाद बेच दें। बीजेपी सरकार कृषकों की तत्काल मदद की जगह अभी नुकसान के आकलन के फेर में ही पड़ी है। बीजेपी अन्नदाताओं के साथ लगातार छल कर रही है। अब अखिलेश के इन तल्ख तेवर पर सत्ताधारी बीजेपी क्या जवाब देती है, ये देखना होगा। अब अखिलेश यादव ने तो कई मुद्दों को लेकर योगी सरकार की परेशानी बढ़ा दी है, लेकिन वहीं फिलहाल केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अब ग्राहकों की परेशानी खत्म करने की कोशिश में जुट गई है। जी हां, ग्राहकों के साथ होने वाली गड़बड़ियों पर लगाम लगाने के लिए अब मोदी सरकार जल्द एक नया कानून लागू करने वाली है, जिसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिलेगा। तो कौन सा है वो कानून और क्या है इसकी खासियत, इस रिपोर्ट में देखिए। देश में ग्राहकों के साथ होने वाली गड़बड़ियों के लगातार सामने आ रहे मामलों पर केंद्र सरकार सख्त होती नजर आ रही है। इसीलिए अब ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के लिए अब मोदी सरकार ने अपनी कमर कस ली है। दरअसल ग्राहकों के साथ नए नए तरीकों से होने वाले धोखाधड़ी के मामलों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार एक नया कानून लागू करने वाली है। जी हाँ, मोदी सरकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को 20 जुलाई से लागू कर देगी। नया कानून उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का नया स्वरूप होगा। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव निधि खरे ने एक निजी न्यूज चैनल को बताया कि मोदी सरकार आगामी सोमवार यानी 20 जुलाई को नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू करने जा रही है। इस नए कानून के लागू होते ही ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए कई नए नियम लागू हो जाएंगे जो पुराने एक्ट में नहीं थे। नए कानून की विशेषताओं की बात करें तो नए कानून में उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापन जारी करने पर भी कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ता देश के किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में मामला दर्ज करा सकेगा। ऑनलाइन और टेली शॉपिंग कंपनियों को पहली बार शामिल किया गया है। खाने पीने की चीजों में मिलावट होने पर कंपनियों पर जुर्माना और जेल का प्रावधान है। कंज्यूमर मीडिएशन सेल का गठन, दोनों पक्ष आपसी सहमति से मीडिएशन सेल जा सकेंगे। PIL या जनहित याचिका कंज्यूमर फोरम में फाइल की जा सकेगी। कंज्यूमर फोरम में 1 करोड़ रुपए तक के केस दाखिल हो पाएंगे। स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक के केस की सुनवाई होगी। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में 10 करोड़ रुपए से ऊपर केस की सुनवाई। आपको बता दें, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 काफी समय पहले तैयार हो चुका था। हालांकि इस कानून को कुछ महीने पहले ही लागू होना था, लेकिन कोरोना फैलने और लॉकडाउन की वजह से इसे टाल दिया गया था। अगले हफ्ते से इस नए कानून को लागू कर दिया जाएगा। देखना होगा इससे ग्राहकों को कितना फायदा मिलता है। वाकई अब सरकार के नए कानून से ग्राहकों के हितों की कितनी रक्षा होगी, ये देखना होगा। खैर, देखने लायक तो फिलहाल नेपाल के प्रधानमंत्री के बयान भी हैं, जो रोजाना नया बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। दरअसल PM KP शर्मा ओली ने भगवान राम और अयोध्या को लेकर जो विवादित बयान दिया, उसे सही साबित करने में नेपाल का पुरातत्व विभाग जुट गया है। भले ही नेपाल के लोग KP ओली के बयान का विरोध कर रहे हो, लेकिन ओली अपनी बात मनवाने की जोर आजमाइश में लग गए हैं। इस समय नेपाल में KP शर्मा ओली के इस्तीफे की मांग तेजी से उठ रही है। वहीं इससे बचने के लिए अब KP ओली ने राम राग छेड़ दिया है। इस बहाने ओली भारत विरोधी अपने एजेंडे को और तेज कर रहे हैं। हालांकि ओली ने जैसे ही राम के जन्म को लेकर बड़ा बयान दिया, उनके अपने ही उन्हें घेरने लगे। लेकिन ओली को जैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ही विदेश मंत्रालय को नेपाल PM के बयान पर सफाई देनी पड़ी हो, लेकिन नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्वाली ओली का बचाव करने मैदान में उतर गए। मंत्री ने कहा, जिस दिन अध्ययन से नए तथ्य मिल जाएंगे, रामायण का इतिहास बदल जाएगा। और इसी बात को अमल में लाते हुए नेपाल के पुरातत्व विभाग ने कहा है, वो जल्द भगवान राम के नेपाल के जन्म स्थान को लेकर पुरातत्व अध्ययन शुरू करेगा। नेपाल के पुरातत्व विभाग के DG दामोदर गौतम ने कहा है, एक जिम्मेदार संस्था के रूप में वो देश में सांस्कृतिक और धार्मिक स्थलों के बारे में पुरातत्व खुदाई, अनुसंधान और अध्ययन करते आए हैं। ऐसे में अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकते, खासकर जब प्रधानमंत्री ने इस संबंध में बयान दिया है। अब नेपाल में इतिहासकार, सांस्कृतिक विशेषज्ञ, धार्मिक नेता, प्रोफेसर और शोधकर्ता मिलकर इस बात को सही साबित करने के लिए तैयारियों को अंतिम रूप देंगे। नेपाल के पुरातत्व विभाग का दावा है, पिछले कुछ सालों में उन्होंने बारा, धौसा और चितवन जिलों में उत्खनन किया है, जो कि नदी किनारे है। हमारे पास पुख्ता सबूत है कि इन इलाकों में प्राचीन सभ्यता मौजूद थी, लेकिन हमारे पास इस बात के सबूत नहीं है कि असली अयोध्या इनमें से किस जिले में थी। एक तरफ नेपाल भारत को लेकर नए नए बयान देकर सियासत को गरमा रहा है, तो वहीं भारत का दूसरा पड़ोसी देश भी पिछले 60 दिनों से अपने तल्ख तेवर दिखा रहा है। लेकिन अब उसके रुख में थोड़ी नरमी आई है, और इसकी वजह है दोनों देशों के बीच सैन्य और राजनयिक स्तर पर हुई वार्ता। तो अब तक सबसे लंबी चली इस बैठक का क्या असर देखा जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए।
देपसांग और पेंगोंग सो इलाके में भारत और चीन के जवानों को पीछे हटाने को लेकर दोनों देश कई दौर की बातचीत कर चुके हैं। पहले की बैठकों में सहमति भी बनी कि जल्द से जल्द इस मुद्दे का हल निकाला जाए, लेकिन नतीजे सकारात्मक साबित नहीं हुए। लेकिन हाल ही में भारत चीन के बीच लंबी चर्चा हुई, जिसमें इन इलाकों से न केवल जवानों को पीछे हटाने बल्कि सीमा पर तनाव के दौरान दोनों देशों की ओर से भारी संख्या में तैनात किए गए जवानों की संख्या और साजो सामान हटाने पर भी मंथन चला, जिसके बाद पूर्वी लद्दाख में LAC पर आमने सामने की पोजीशन से दोनों देश अपने जवानों को पीछे हटाने को तैयार हो गए। LAC पर तनाव दूर करने के लिए भारत और चीनी सेनाओं के बीच कमांडर स्तर की बातचीत के चौथे दौर की जो वार्ता हुई, उसमें दोनों देशों के जवानों के बीच तनातनी कम करने और उनकी वापसी की प्रक्रिया को शुरू करने पर बात बन गई है। यानी साफ है, दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता का परिणाम शांति के पक्ष में निकलता दिख रहा है। पहले तो चीन पेंगोंग सो पर बात करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब वो फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक पर बातचीत के लिए तैयार हो गया है। आपको बता दें, 15 घंटे चली कोर कमांडर स्तर की ये सबसे लंबी बैठक थी, जिसमें सैनिकों को पीछे हटाने के पहले चरण की प्रगति की समीक्षा के साथ टकराव के बाकी अग्रिम मोर्चों से जवानों को हटाए जाने पर चर्चा की गई। ये वार्ता पूर्वी लद्दाख में भारत के चुशूल सेक्टर में 11 बजे सुबह शुरू हुई, जो रात 2 बजे तक चली थी। और बुलेटिन के आखिर में बात ट्विटर हैकिंग से मची हलचल की। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर सबसे बड़ा साइबर अटैक हुआ है, जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। इस दौरान कई टेक दिग्गज सहित बड़े बिजनेसमैन और राजनीति से जुड़े लोगों के अकाउंट्स हैक कर लिए गए हैं, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं सिक्योरिटी को लेकर बड़े दावे करने वाला ट्विटर आखिर हैक कैसे हो गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर अब तक का सबसे बड़ा साइबर अटैक हुआ है। इसमें कई देशों के दिग्गज हस्तियों के ट्विटर अकाउंट हैक कर लिए गए हैं। इनमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स, दुनिया के सबसे अमीर और इन्वेस्टमेंट गुरु वॉरेन बफेट शामिल हैं। अकाउंट हैक करने के बाद सभी अकाउंट से ट्वीट कर बिटकॉइन के रूप में पैसा मांगा जा रहा था। बिल गेट्स के ट्विटर अकाउंट से लिखा गया था, हर कोई मुझसे कह रहा है ये समाज को वापस देने का वक्त है, तो मैं कहना चाहता हूँ अगले 30 मिनट में जो पेमेंट मुझे भेजी जाएगी मैं उसका 2 गुना लौटाऊंगा। वहीं अब सवाल ये है कि सिक्योरिटी को लेकर बड़े दावे करने वाला ट्विटर आखिर हैक कैसे हो गया। हैकिंग कई तरीके से होती है और वजह भी अलग होती हैं। इस हैकिंग में हैकर ने बिटकॉइन की डिमांड की है, यानी ये सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए की गई हैकिंग नहीं है, बल्कि गलत मकसद से की गई हैकिंग है। ट्विटर ने कहा कि इसकी जांच चल रही है, लेकिन अब तक जो पता चला है उस आधार पर कंपनी ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। कंपनी ने कहा, हमने सोशल इंजीनियरिंग अटैक डिटेक्ट किया है। ये उन लोगों ने किया है जिन्होंने हमारे कुछ कर्मचारियों के अकाउंट्स को इंटरनल सिस्टम और टूल्स के सहारे सफलतापूर्वक टारगेट किया है। ट्विटर ने कहा कि अटैकर्स ने इंटरनल एक्सेस को कई पॉपुलर अकाउंट्स, जिनमें वेरीफाइड भी शामिल हैं, इससे अपने कंट्रोल में लिया और उनके बदले ट्वीट किया। कंपनी के मुताबिक अभी इस मामले की जांच की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि अटैकर्स ने किस तरह से इन अकाउंट्स का गलत यूज किया है और किस तरह की जानकारियों को एक्सेस किया है। ट्विटर ने कहा, जैसे ही इस मामले के बारे में कंपनी को जानकारी मिली, सभी प्रभावित अकाउंट्स को तत्काल लॉक कर दिया गया। अटैकर्स द्वारा किए गए ट्वीट्स को डिलीट कर दिया गया। ऐसे में देखना होगा कि मामले की जांच में क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।